गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड 1922। और इसका फर्स्ट जो पार्ट है द बरियल ऑफ डेड हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप जब कभी भी वेस्टलैंड को याद करें तो हमेशा वेस्टलैंड 1922 इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन के साथ याद करें ताकि आपको कभी भी ये भूले ना। और ये टी.एस. एलियट की लिखी गई एक पोइम है जिसके काफ़ी सारे पार्ट हैं। तो वन बाय वन सारे पार्ट जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इंटरप्रिटेशन, डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, मेन आइडिया क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ये जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द बरियल ऑफ डेड, जो कि फर्स्ट पार्ट है वेस्टलैंड 1922 बाई टी.एस. एलियट का। द टाइटल रेफर्स फर्स्टली टू द बरियल ऑफ डेड फर्टिलिटी। यहाँ पर फर्स्टली तो जो बरियल है, पहले बरियल का मतलब क्या है, पहले तो ये टाइटल रेफ़र करता है डेड फर्टिलिटी का, जो है वो बरी कर देना। एंड सेकेंडली द बरियल सर्विस ऑफ द क्रिश्चियन चर्च की जो बरियल सर्विस होती है, जैसे मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो है वो इंसानों को मुर्दा इंसानों को दफनाया जाता है, मुसलमानों को भी दफनाया जाता है मरने के बाद। इस तरह क्रिश्चियंस भी जो है वो कुछ वो इंसानों को दफनाते हैं मरने के बाद। तो एक तो हो गया वो वाला बरियल सर्विस जो कि डेड फर्टिलिटी है, मतलब कि फर्टिलिटी डेड हो गई है, वो ह्यूमन बींग्स जो है वो इलीगल रिलेशनशिप्स और सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए हैं, स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं। एक तो उसे कहा गया है कि फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, रीजनरेशन रीबर्थ जो है और स्पिरिचुअली रीबर्थ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी जो है दूसरा बरियल जो है वो एक, जब इंसान मर जाता है तो उसको जो है वो बरिड किया जाता है ग्रेव के अंदर, उसका बात ही है। इट इज़ बिलीव दैट बोथ बरियल्स आर फॉलोड बाई रीबर्थ। हाउएवर, अब ये यकीन किया जाता है, मुसलमान भी यकीन करते हैं और ईसाई भी इस बात पर यकीन करते हैं कि जो है इंसान दोनों बरियल्स में इंसान दोबारा, एक तो बरियल अगर आप स्पिरिचुअली बरीड हो चुके हैं, आप स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं, तो आपको दोबारा आप जो है वो स्पिरिचुअली अपने आप को, अपनी गुडनेस को रिगेन कर सकते हैं। लाइक वाइज हम मुस्लिम हैं, एज अ मुस्लिम हम यकीन करते हैं इस बात पर कि मरने के बाद हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, दोबारा उठाए जाएंगे, रीबर्थ होगी, हमारा दूसरा जन्म आएगा। हाउएवर, ताहम द डेनिस द सिटीजन्स ऑफ वेस्टलैंड आर स्पिरिचुअली डेड। अब वो कहता है लेकिन नहीं, जो वेस्टलैंड के सिटीज़न है, जहाँ पर उसने वेस्टलैंड को रेफ़र किया है इंग्लैंड को, उसने कहा कि वहाँ के स्पेसिफिकली लंदन के जो सिटीजन्स हैं वो स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं। They do not like to be disturbed from their stupor or the futile routine of the modern life। मतलब उनकी डे टू डे जो रूटीन है उससे वो चाहते हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई उनको उस रूटीन में जिसमें वो मोनोटोनस रूटीन में जो कि एक इलीगल रूटीन है, उसमें अगर वो इन्वॉल्व है तो उससे उनको जो है वो डिस्टर्ब ना किया जाए। As such, any idea of spiritual regeneration is uninviting and fearful to them। तो कोई भी ऐसा आइडिया जिसमें उनको बताया जाए कि आप स्पिरिचुअली रीजनरेट हो सकते हैं, रीबर्थ हो सकती है आपकी, आपका ज़मीर जो है आपको बार बार मलामत करता है और जगाता है कि आप अच्छे काम करें, अच्छे कामों की तरफ आए, नेक काम करना शुरू कर दें। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो उनको बुलाए अच्छे काम की तरफ, वो उनके लिए हमेशा अनइनवाइटिंग होती है, वो उसे अच्छा फील नहीं करते, वो उनके लिए एक पेनफुल बात होती है। मोरोवर, ताहम देयर वैल्यू सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्राम द ट्रेडिशनल वन। वो कहते हैं कि जो पुराने लोग हुआ करते थे, जो हमारे आबा व अजदाद हुआ करते थे, तो वो रस्मों पर, रिवाज पर, रीति रिवाज पर, तौर तरीक़ों पर और ज़ाब्ता इखलाक पर, इखलाकियात पर यकीन रखा करते। तो उनके नज़दीक जो एक शादी एक ऐसा बंधन है जिसके ज़रिए आप रीजनरेट कर सकते हैं, आप ह्यूमन को जो है ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होता है, और ये एक रेगुलेशन होती है इंसान की। लेकिन अब जो है वो ह्यूमन बींग्स जो है वो मोरली डेड हो चुके हैं, डिके हो चुके हैं, उनका वैल्यू सिस्टम ख़त्म हो चुका है, मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी है, मोरली वो यूज़लेस हो चुके हैं। ठीक है। अप्रैल इज़ ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द सिंबल ऑफ स्प्रिंग एंड रीबर्थ। अब कई ज़मानों से, सदियों से अप्रैल को
कंसीडर किया जाता है कि ये अलामत है बहार की, मौसम बहार की आमद की अलामत है, क्योंकि मौसम बहार में फूल खिलते हैं, कलियाँ, खुशबू, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, नई चीज़ें जो है वो ब्लूम करती हैं। और विंटर जो होता है उसको डिके का या डेथ का सिंबल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि विंटर में हम ग्लोबी ग्लोबी फील करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, श्रिंक हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स। और हाउ एवर द वेस्टलैंडर्स, लेकिन उसने कहा कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो रिवायती लोग हैं, जो कन्वेंशनल लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, जो रिलीजियस थे, जो अपने रिलीजन के बहुत ज़्यादा करीब थे, अपने खुदा के बहुत ज़्यादा करीब थे, उनके लिए अप्रैल था वो स्प्रिंग कंसीडर किया जाता था, और जो विंटर था वो कंसीडर किया जाता था कि वो मंथ है डीके का या फिर डेथ का। लेकिन जो वेस्टलैंडर्स हैं उनके बारे में उसने कहा कि जो मॉडर्न मैन है, वो जो वेस्टलैंडर है, जो अपने आप को सिविलाइज समझते हैं, कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, हम तो नई जदीद तरीक़ों पर बिलीव करते हैं, जदीद दौर के लोग हैं, उनके लिए अप्रैल जो है वो बैड मंथ है, वो क्रूल मंथ है, बिकॉज क्योंकि वो रिमाइंड कराता है उनको कि वो स्पिरिचुअली डिके हो चुके हैं, और उनको इस बात को सोचने पर मजबूर करता है उनको, उनको रीजनरेट होना है, उनको अच्छे काम करने हैं, उनको नेकी की तरफ लौट कर आना है। दे आर हैप्पी इन विंटर, लेकिन उनके लिए जो बुरे लोग हैं उनके लिए विंटर अच्छा सीज़न है, वो उसमें खुश होते हैं, बिकॉज दे कैन इन्जॉय एंड मेक मैरी ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि वो उस पीरियड के दौरान ईवल डिज़ाइन कर सकते हैं, ईवल एक्ट्स कर सकते हैं, सच एज सेक्स। इट कीप्स देम वार्म एंड लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट एंड जॉय ऑफ लाइफ, ये हमेशा उनको वार्म रखता है, वार्मथ होती है इस सीज़न में उन लोगों के लिए, और हमेशा वो एक्साइटेड होते हैं टू गेट जॉय ऑफ द लाइफ। दो विंटर फीड्स लाइफ अ लिटल, क्योंकि विंटर में एक हमारी जो डेली की रूटीन होती है वो स्लो हो जाती है, आपने देखा होगा। और समर में देखिए आप ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, तो कलर जो है वो भी वाइट हो जाता है समर में, आपका विंटर में कलर भी डल हो जाता है, तो हर चीज़ आपको डल नज़र आती है। और इट इज़ द सीज़न फॉर द जॉय ऑफ द फ्लेश, जो लोग जो है वो इलीगल और इलिसिट रिलेशनशिप इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ये जॉयफुल सीज़न होता है। लेकिन वो लोग जो जिनके अंदर मोरालिटी होती है, जिनकी सोशल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके लिए ये सीज़न जो है वो अच्छा नहीं होता। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ थॉट है, मतलब किस तरह पोइट ने मेन आइडिया जो है डिस्कस किया, किस तरह वो हमारी थॉट को डेवलप करता है इस पोइम के थ्रू, किस तरह आइडिया डेवलप करने की कोशिश करता है, जो वो मैसेज देना चाहता है अपने रीडर को। तो मॉडर्न फर्टिलिटी और रूटलेसनेस की उसने बात की कि फर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी है, सर्टिलिटी आ गई है, फ्यूटाइल हो गया मॉडर्न मैन, और रूटलेसनेस हो गई है, ठीक है। थ्रू अ प्रोटैगनिस्ट नेम्स टायरेसिस, अब यहाँ पर जो टी.एस. एलियट है वो पोइट है, और वहाँ पर उसने एक नरेटर और एक स्पीकर को यूज़ किया है जो हमें मैसेज दे रहा है, उसका नाम टायरेसिस है। और इलियट गिव्स हिज इम्प्रेशन अबाउट द मॉडर्न पीपल, और उस इंसान के थ्रू, टायरेसिस के थ्रू, वो मॉडर्न मैन के बारे में अपने तासुरात बताता है कि जो जदीद दौर का इंसान है, मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहा है हम लोगों पर कि वो किस टाइप का है। टायरेसिस हैज़ कम अक्रॉस अ जर्मन प्रिंसेस, अब वहाँ पर एक करेक्टर से उसका सामना होता है टायरेसिस का, और उससे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ होता है, और यहाँ पर उससे जो है वो सिम्बलाइज़ किया गया है एज अ रूटलेस मॉडर्न पर्सन, के जो रूटलेस मॉडर्न पर्सन होते हैं दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन मैरी मेकिंग, enjoying themselves with their lovers also, and she has no connection with their family, community and nation। और उसने कहा कि वो लड़की जो है जर्मन प्रिंसेस, उसका अपनी फैमिली, कम्युनिटी और नेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह के लोग जिनका अपनी कम्युनिटी, फैमिली या नेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी फैमिली, नेशन या कम्युनिटी के साथ अटैच्ड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो अगर आप कोई भी बुरा एक्ट करते हैं, कोई भी आप गलत कदम उठाते हैं, तो आप गलत कदम उठाने से पहले सोचते हैं कि अगर मैं ये कदम उठाऊँगा तो मेरी फैमिली पर उसका क्या असर होगा, मेरी कम्युनिटी जिसमें रहता हूँ उस पर क्या असर होगा, या जिस सोसाइटी के अंदर या नेशन के से मैं बिलोंग करता हूँ उस नेशन के ऊपर उसका असर क्या होने वाला है, उसके मुताबिक आप कोई भी लाइफ के अंदर स्टेप लेते हैं। तो वो क्योंकि अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली से कट ऑफ है उसका, तो वो अपनी मर्ज़ी से वट एवर शी कैन
वो ही कर सकती है। मॉडर्न सेलर्टिलिटी एंड रूटलेसनेस को बड़े अच्छे तरीके से टी.एस. एलियट ने डिस्क्राइब किया है इस पार्ट के अंदर। उसने कहा कि वो जो औरत है, शी इज़ काइंड ऑफ इंटरनेशनल ग्लोब ट्रोटर। वो कहती है कि वो इंटरनेशनल ग्लोब ट्रोटर की तरह। ट्रोटर यहाँ पर एक ऐसे हॉर्स को कहते हैं जो बहुत पेस के साथ, बड़ी स्पीड के साथ दौड़ता होता है। फाउंड ऑफ फिजिकल कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जिसको फिजिकल कंफर्ट्स की, वो स्पिरिचुअली डेड हो चुकी है, उसके अंदर सोल नहीं है, वो फिजिकल लव में इन्वॉल्व है। एंड फाउंड ऑफ फिजिकल कंफर्ट्स एंड एज दे गो थ्रू मुनज, और वो लड़की जब अपने लवर के साथ मुनज के रास्ते से जाती है, वहाँ से गुजर कर जाती है, दे आर ओवरटेकन बाय अ शावर ऑफ। मुनज में एक जगह का नाम है, वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर बारिश आना शुरू हो जाती है। दे डू नॉट रियलाइज द प्योरीफाइंग पावर ऑफ रेन बट रादर सीक शेल्टर फ्रॉम एक्ट। तो बारिश को भी जो है वो एक प्योरीफाइंग, मतलब क्रूसिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि जब रेन आती है तो उससे सारी चीज़ें धुल जाती हैं, उनकी गंदगी उतर जाती है, ईवल ख़त्म हो जाते हैं, सारी चीज़ें साफ़ नज़र आती हैं। जब सूरज निकल आता है तो फिर सूरज की चमक, सूरज की रेज़ उस पर पड़ती हैं तो धुली धुली चीज़ें नज़र आती हैं, तो हर चीज़ प्योरीफाई हो जाती है। वो कहता है कि जब बारिश आती है तो रादर दैन प्योरीफाइंग देमसेल्व्स फ्रॉम द रेन, वो शेल्टर सीख करते हैं रेन से, उससे बचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसने कहा कि जो मोटर लैंड है, जो वेस्ट लैंड है, वो स्पिरिचुअल वेस्ट लैंड है। डायरिसिस हैज़ अ क्लोज लुक एट मॉडर्न सिविलाइजेशन। उसने मॉडर्न सिविलाइजेशन, लोग कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड नेशन हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, हम ऐसा करेंगे तो हम मॉडर्न हो गए हैं, यूँ करेंगे तो मॉडर्न हो गए हैं। तो उसने वो बड़े नज़दीक से मॉडर्न सिविलाइजेशन को देखता है। एंड हिज असेसमेंट इज़ दैट, वो लेकिन वो असेस ये करता है कि इट इज़ होली फ्यूटाइल, कि ये बिल्कुल बैरन हो चुकी है, अनप्रोडक्टिव लैंड है, डेथ हो चुकी है। यहाँ पर किस चीज़ की डेथ हो चुकी है? स्पिरिचुअलिटी की डेथ हो चुकी है, अच्छे कामों की डेथ हो चुकी है। द स्टोन, उसने कहा यहाँ पर जो तो स्टोन है, जो ट्रीज़ है, सन, द ब्रोकन आइडल्स, जो टूटे हुए मुजस्मे हैं, आल रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल वेस्टलैंड। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक स्पिरिचुअल वेस्टलैंड को ज़ाहिर करती हैं, ठीक है। वेस्टलैंड जो स्पिरिचुअली डेड हो चुका है। द थिंग स्पिरिचुअल, यहाँ पर कोई चीज़ जो कि स्पिरिचुअल हो, जो हीरोइक हो, जो किसी को आइडलिस्टिक हो, जो रिमार्केबल हो, जो किसी को अच्छे रास्ते की तरफ लेकर जा सके, कोई नेक आदमी नहीं रह गया। एंड कैन ग्रो इन दिस अनप्रोडक्टिव लैंड। वो कहता है कि ये लैंड अब प्रोडक्टिव नहीं है, यहाँ पर ये अनप्रोडक्टिव हो चुका है, यहाँ पर कोई भी हीरोइक, कोई आइडलिस्टिक या स्पिरिचुअल चीज़ जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है टी.एस. एलियट ने इस पोइम के अंदर मॉडर्न वेस्टलैंड को और वेस्टलैंडर्स को, मॉडर्न लोगों को। देयर इज़ नो शेल्टर फ्रॉम द हीट ऑफ सन। वो कहता है कि सूरज की रोशनी से बचने के लिए कोई पनाहगाह नहीं है। ओनली द क्रिश्चियन चर्च कैन ऑफर अ शेल्टर टू ह्यूमैनिटी। वो कहता है कि सिर्फ क्रिश्चियन चर्च और जीसस क्राइस्ट एक ऐसा शख्स है जो इंसानों को जो है वो इंसानियत को शेल्टर दे सकता है। शेल्टर देने का मतलब यह है कि उनको नेक कामों की तरफ लेकर आ सकता है। द शैडो ऑफ रेड रॉक, अब यहाँ पर रेड रॉक उसने कहा कि जो क्रिश्चियन चर्च है उसका जो साया है इज़ डिफरेंट फ्रॉम द शैडो ऑफ मैन। इंसान के साए से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इंसान का साया फ्लीट कर रहा है। वो कहता है द शीट, द एंकर, एक जो जहाँ पर जहाज़ लंगर अंदाज किए जाते हैं वो, या फिर कोई पिलर भी होगा, विच कैन सेव मॉडर्न मैन इज स्पिरिचुअलिज्म। तो ऐसी कोई शीट, कोई भी एंकर, कोई भी पिलर जो मॉडर्न, कोई भी ऐसा सतून जो मॉडर्न मैन को स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ ला सकता है, तो वो सिर्फ एक चर्च है। मैन इज़ अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, इंसान एक मुट्ठी भर मट्टी से बना हुआ है। ये कैन बी इमोर्टल, इसे वैसे तो मैन मोर्टल है लेकिन वो इमोर्टल बन सकता है इफ़ ही फॉलोज़ द क्रिश्चियन वे, अगर वो जो है वो क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयत को अपना लेगा। द मॉडर्न वेस्टलैंड इज़ वेरी मच लाइक द वेस्टलैंड मेंशन इन द बाइबल। अब यहाँ पर मोस्ट जो मॉडर्न वेस्टलैंड है वो वही वेस्टलैंड है जिसको बाइबल में, अंजील किताब में बताया गया है। इफ़ क्राइस्ट वॉज एबल टू रीजनरेट मैन इन द पास्ट, वो कहता है कि अगर क्राइस्ट इस काबिल होता कि वो इंसान को पास्ट में रीजनरेट कर पाता या रीजनरेट उसने किया,
वो जो लोग स्पिरिचुअली डेड हो चुके थे, डिकेड हो चुके थे, उनको उनके अंदर मोरालिटी को पैदा किया, उनको नेकी की तरफ लेकर आया, उनकी क्रूसिफिकेशन की। तो ही कैन डू इन द प्रेजेंट टाइम आल्सो, तो वो अब मौजूदा दौर में भी वही काम कर सकता है। एज वी मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आल्सो बिलीव दैट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम विल कम अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो दुनिया को जहालत से निकालेंगे और नेकी की तरफ लेकर जाएंगे। ऑब्स्टेकल्स इन स्पिरिचुअलिज्म, अब यहाँ पर उसने डिस्कस किया है कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ तो इंसान आ सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ने के रास्ते में, जिस रास्ते से होकर उसने स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना है, उस रास्ते में रुकावटें बड़ी हैं। सबसे बड़ी रुकावट उसने कहा कि सेक्स है। सेक्स ऑक्यूपाइज अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन मॉडर्न लाइफ। देखा कि मॉडर्न लाइफ में सेक्स बड़ी प्रोमिनेंट प्लेस रखती है, लोग अपने आप को मॉडर्नाइज फील करते हैं अगर वो डिस्कस करते हैं अबाउट देयर गर्लफ्रेंड्स, अबाउट देयर बॉयफ्रेंड्स। एट सम टाइम सेक्स वाज कंसीडर्ड एज अ मीन ऑफ वुमेन डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल दौर था, जो पुराने आबा अजदाद का दौर था, उसमें सेक्स को कंसीडर किया जाता था वुमेन डेवलपमेंट के लिए, कि उससे एक इंसान पैदा होता है, उससे जनरेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेट मैन एंड स्पिरिचुअल लीडर्स यूज सेक्स एज द स्टेपिंग स्टोन। वो कहते हैं कि जो अजीम आदमी थे और जो रूहानी लीडर हुआ करते थे, उलमा कराम हुआ करते थे, वो सेक्स को कंसीडर किया करते थे कि ये एक आगे बढ़ने का रास्ता है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो कहता बदकिस्मती से, टुडे हैज़ बिकम एन एनिमल अर्ज विदाउट एनी मोरल और सोशल कमिटमेंट। वो कहता है कि लेकिन आजकल ये जानवरों की तरह जंगली डिज़ायर बन चुकी है इंसानों की, मतलब जैसे जानवर करते हैं, दे आर मेकिंग सेक्स विदाउट एनी रेगुलेशन, विदाउट मेकिंग सोशल कमिटमेंट, मतलब शादी के बगैर। तो आजकल इंसान भी इस तरह ही इन्वॉल्व है। इलियट अब वो इंसानों को कंपेयर कर रहा है जानवरों के साथ, कि वो कहता है कि जानवरों और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि सोशल कमिटमेंट ही ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, विदाउट सोशल कमिटमेंट दे आर इन्वॉल्व इन सेक्स एक्ट। इलियट गिव्स टू एग्जाम्पल ऑफ गिल्टी लव। अब यहाँ पर उसने गिल्टी लव की दो एग्जाम्पल दी कि आपने लव किया और उसकी वजह से आपको आप अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। पहले ही उसने एग्जांपल दी, रेफरेंस यूज़ की है। लव विच ब्रिंग्स मिजरी एंड डेथ, वो लव गिल्टी लव होता है जिसकी वजह से आप मायूस हो जाते हैं, आपको सदमा पहुंचता है, दुख पहुंचता है, या फिर आप मर जाते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ फ्रॉम वागनर्स ओपरा। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ट्रिस्टन एंड आइसोलेट। पहली एग्जांपल जो है वो वागनर्स ओपरा से ली गई है। द एक स्टोरी है ट्रिस्टन और आइसोलेट की। सेकेंड एग्जांपल इज़ द रिसेंट वन, अभी की है, द स्टोरी ऑफ हाइसित गर्ल। हाइसित लड़की जो है उसकी कहानी है। बोथ द एग्जाम्पल शोज़ द बैरनेस। दोनों एग्जाम्पल्स जो है वो बैरनेस को ज़ाहिर करती हैं, बोर्डम को ज़ाहिर करती हैं, फ्रस्ट्रेशंस ऑफ मैंडेन सेक्स, डे बाई डे डेली रूटीन सेक्स की फ्रस्ट्रेशन को बताती है। उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आप मिसयूज़ करते हैं अपनी एक कमिटमेंट को और सोशल कमिटमेंट को, और फिर आप जो है उसके बाद आपको पछतावा होता है और आपको सुसाइड करने को दिल करता है। उसके बाद उसके बाद दूसरी ऑब्स्टेकल की उसने बात की, तो वो उसने कहा कि गैम्बलिंग है, जो स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते में एक रुकावट है। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी है मैडम सोसोस्ट्रस की, एक फॉर्च्यून टेलर है। वो कहता है कि अनदर हर्डल इन द वे ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज़ गैम्बलिंग। वो एक जुआ है। इन एनी बिग सिटी, किसी भी बड़े शहर के अंदर, वन विल कम अक्रॉस दिस इवल इन डिफरेंट फॉर्म्स। मुख्तलिफ शक्ल में आपको इस जो है गुनाह का सामना करना पड़ता है। इलियट मेंशंस मैडम सोसोस्ट्रस, a society fortune teller who is afraid of police. Why you are afraid of police? अगर आप कुछ गलत कर रहे होते हैं तब आप पुलिस से खौफजदा होते हैं, क्योंकि पुलिस गलत काम करने वाले लोगों को जो है वो पकड़ती है। अब वो उसके बारे में बताया कि वो काम क्या करती है। शी हैज़ अ पैक ऑफ 78 कार्ड्स। 78 कार्ड्स का उसके पास एक पैक है, थ्रू विच शी टेल्स अ फॉर्चून ऑफ हर कस्टमर। तो फॉर्चून जो है वो अपने कस्टमर की फॉर्चून बताती है, जो कि इलीगल एक्ट है। आप किसी की किस्मत तो नहीं बता सकते, वो तो गॉड ही बता सकता है। द इम्पोर्टेंट कार्ड्स इन हर ट्रोट पैक आर द ड्राउन फोनेशन सेलर। अब यहाँ पर ट्रोट कहते हैं एक ऐसे एक्ट को जो कि इलीगल एक्ट होता है, एक ऐसा काम जो इलीगली किया जाता है, ठीक है।
तो इलीगल जो पै कार्ड्स हैं उसके पास, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ड्राउन फोनिशियन सेलर का है। इसका भी जो है फोनिशियन सेलर का जिक्र किया जाएगा जो टी.एस. इलियट के अगले पार्ट्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर। फिर बेलाडोना का भी जिक्र है एक पार्ट के अंदर, डिटेल में बताया गया उसके बारे में कि वो कौन है। द लेडी ऑफ रॉक के बारे में बताया गया है। सेक्स पिम्प, द मैन विथ थ्री स्टेप्स, इसके बारे में भी है। द व्हील, वन आइड मर्चेंट एंड द क्राउड ऑफ द पीपल, और एक लोगों का हजूम है। ये सारी ये जो है वो पिक्चर्स हैं कार्ड्स के ऊपर बनी हुई। द डिफरेंट थिंग्स mentioned in the cards are elaborated in the remaining section of the poem। जैसे मैंने आपको बता भी दिया है कि हर सेक्शन के अंदर ये जो कार्ड्स के ऊपर मेंशन चीज़ें हैं वो आप डिस्कस करेंगे। टी.एस. इलियट जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लंदन, उसने कहा कि लंदन जो है वो एक अनरियल सिटी बन चुका है, वो रियल सिटी नहीं रहा। इलियट calls लंदन द अनरियल सिटी बिकॉज इट हैज़ नो वाइटलिटी, नो सब्सटेंस, कंटेंट ऑफ कैरेक्टर वाले लोग ही नहीं रहे। द पीपल लैक फेथ एंड कैरेक्टर एंड दे आर द सिटीजन्स ऑफ स्पिरिचुअल वेस्टलैंड। स्पिरिचुअल वेस्टलैंड जो के जो है वो सिटीजन्स हैं, उनका कैरेक्टर और उनका किरदार खो गया, उनका ईमान भी खो गया। Crowds of people go over London Bridge at 9 o'clock in the morning for a work or walk। अब लाखों की तादाद में लोग लंदन ब्रिज से गुज़रते हैं 9 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर अपने काम के लिए गुजरते हैं। लेकिन अब यहाँ पर उसने रेफ़र किया है इस घंटे को, उसने कहा कि 9 बजे का घंटा वो घंटा होता है जब जीसस क्राइस्ट से क्रूसिफिकेशन के लिए लोग चर्च में जाया करते थे। व्हेन कॉमर्स बिकन्स, जब रूटीन का लेन देन शुरू होता है। क्रिश्चियनिटी गोज आउट, जब लोग एक दूसरे से मिलना शुरू होते हैं और गलत काम करना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाती है। इलियट लिबर्ट्स द लॉट ऑफ लंदनर्स। अब इलियट जो है वो लंदन में रहने वाले लोगों की किस्मत पर जो है वो अफसोस करता है, बिकॉज दे आर लीडिंग अ काइंड ऑफ लाइफ, क्योंकि वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो है तो ज़िंदा लेकिन असल में मुर्दा है। मतलब वैसे फिज़िकली तो वो ज़िंदा नज़र आते हैं लेकिन स्पिरिचुअली वो मर चुके हैं। दे आर स्पिरिचुअली बैरन एंड डेड। नो होप ऑफ रिजर्शन, अब रिजर्शन की कोई उम्मीद नहीं है, दोबारा रीजनरेट होने की, नेकी की तरफ आने की उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं रही। इट मीन्स कॉप्स कैन नॉट कम बैक टू लाइफ, के अब वो मुर्दा लाश है, उस लाश में जान नहीं डाली जा सकती। टायरसिस हु इज़ द माउथ पीस ऑफ द पोइट, यहाँ पर टायरसिस जो कि कैरेक्टर है, जिसके जो नरेटर है, स्पीकर है, जिसके थ्रू पोइट जो है वो ए स्टोरी सुना रहा है, रिकग्नाइजेज वन मैन नेम्ड स्टैटसन, वो एक आदमी को पहचानता है जिसे स्टैटसन कहता है। हु हैड फाउट विद हिम, जो वार में उसके साथ लड़ा था। ही आस्क्ड हिम वेदर द कॉप्स विच ही हैड प्लांटेड इन द गार्डन हैज, लोगों से पूछता है कि जो गार्डन में तुमने कॉप्स दबाई थी क्या वो ब्लूम कर चुकी है, क्या उसने रीजनरेट किया है। ही इज फर्दर एडवाइजेज हिम टू कीप द डॉग अवे फ्रॉम द कॉप्स एज ही मे डिग इट अप एंड देयर बाय एलिमिनेट द चांस ऑफ रीबर्थ। तो कहता है कि डॉग को उससे दूर रखना। डॉग यहाँ पर रेफ़र किया गया है, सिम्बलाइज किया गया है एज अ कॉन्शियस, मतलब ज़मीर के तौर पर, कि वह कहता है उसके ज़मीर को उससे दूर रखना हो, ऐसा ना हो कि उसका ज़मीर उसे जगा दे, वो रीबर्थ हो जाए, वो अपनी स्पिरिचुअलिज्म को रिगेन कर ले। The dog is a symbol of conscience which is likely to awaken humanity to its spiritual decay, से उसे उठा सकता है। The idea behind the corpse of the dog is that without faith and conscience, ईमान और ज़मीर के बगैर इंसान को दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता। ही कैन नॉट फुलफिल हिज स्पिरिचुअल डेस्टिनी, और अपनी जो स्पिरिचुअल डेस्टिनी है, ठीक है, अगर वो दोबारा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आना चाहता है तो उसको वो फुलफ़िल नहीं कर सकता अगर उसके अंदर जो है ज़मीर नहीं है, ईमान नहीं है। इन कंक्लूजन, द फर्स्ट सेक्शन इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न मैन एंड हिज सिविलाइजेशन। पहला जो सेक्शन है जो आज हमने डिस्कस किया है, ये मॉडर्न मैन की सिविलाइजेशन के बारे में है, एक स्टेटमेंट। ही हैज़ लॉस्ट फेथ इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, दोनों में उसका ईमान खो चुका है। ही हैज़ टेकन टू सेक्स को एडॉप्ट कर लिया है उसने, जुए को, वोयलेंस को, विच हैड ड्राइड अप सोर्सेज ऑफ वाइटिलिटी, उसकी वाइटिलिटी के सोर्सेज को उसने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, उसकी रूह को जो है ख़त्म कर दिया है। रीबर्थ इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द रिवाइवल ऑफ स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू ही रीबर्थ पॉसिबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।